हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है DDZBCL। दोस्तों फिर एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है DDZBCL यानी देव दिशा जूलॉजी बॉटनी क्लासेस। तो ये चैनल बायोलॉजी के रिलेटेड है। आप जानते ही हैं कि बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो ही इसमें अपलोड किए जाएंगे। तो पहला हमारा जो वीडियो था वो आपका था बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपने पिछली बार पढ़ा था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5, 6, ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। एक क्विक रिवीजन दे देते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? लीनियस ने। और इन्होंने प्लांट और एनिमल्स को दो पार्ट में यानी पूरे ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में बांट दिया, 2 किंगडम में बांट दिया, एक प्लांटी और एक एनिमलिया। इसके बाद हैकेल थे। हैकेल ने, ये देखिए हैकेल है, हैकेल ने आपका जो है एक ग्रुप और जोड़ दिया यानी एक किंगडम और जोड़ दिया जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटिस्टा। लेकिन इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए थे और प्लांटी और एनिमलिया ये आपका जो है जो कैरोलस लिनियस ने दिया था वो चल रहा था। इसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन ये जो दिया था ये कोपलैंड ने दिया था और इन्होंने एक नया ग्रुप और इंक्लूड कर दिया, एक नया किंगडम इंक्लूड कर दिया, मोनेरा। यही मोनेरा को आज हमने डिस्कस करना है। और इन्होंने प्रोटिस्टा पहले ये जो दिया था ये कैरोलस लीनियस ने दिया, ये दिया आपका हैकेल ने। इसके बाद फिर आपका जो है ये दिया मोनेरा दिया कोपलैंड ने। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद आपको पता ही है RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने इसमें माइकोटा को भी यानी फंजाई को भी एक अलग किंगडम का स्टेटस दे दिया था। तो 5 किंगडम हो गए थे। अब आप जानते ही हैं कि कार्ल वूज जो थे उन्होंने आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो इस तरह से अगर हम यहाँ देखेंगे तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कोपलैंड ने दिया था, उन्होंने मोनेरा को एक अलग किंगडम का स्टेटस दिया था। यही मोनेरा को आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आज हम पढ़ेंगे मोनेरा और उसके कैरेक्टर्स। तो पहला है इंट्रोडक्शन। तो आप जानते हैं अभी मैंने बताया कोपलैंड ने इसको किंगडम के तौर पर एस्टेब्लिश किया था, एक स्टेटस दिया था किंगडम का जिसमें कि उन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स इंक्लूड कर दिए थे। अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि प्रोकैरियोट मतलब क्या? तो देखिए पहले मैं ये एक यूकैरियोटिक सेल बना रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है? आपने अक्सर बायोलॉजी पढ़े हैं, हाई स्कूल से ही हो। ये आपका जो है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है यानी DNA होता है और यहाँ पर आपका ये साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म में आपको बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मिलते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गए, ये सारी चीजें मिलती है। और इसके अलावा एक राइबोसोम भी मिलता है जो कि यहाँ पर 80S होता है। अब इसकी कंपैरिजन में अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका फ्रीली रहता है, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और ना ही इसमें कोई ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं वो भी इसमें नहीं होते। और जो राइबोसोम है वो आपका 70S टाइप। राइबोसोम किस तरह का है? 70S टाइप। तो ये आप देखेंगे मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और जो जेनेटिक मटेरियल है वो सीधा आपका साइटोप्लाज्म में डूबा रहता है। तो इसको हम कह देते हैं, क्या नाम कह, प्रोकैरियोटिक सेल। 70S राइबोसोम इसमें मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ 80S राइबोसोम है, यहाँ 70S राइबोसोम है। यहाँ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं,
प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, कोपलैंड ने उनको मोनेरान ग्रुप में इंक्लूड कर दिया, तो ग्रुप्ड कर दिया। तो अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या हुई या प्रोकैरियोट्स क्या हुए। अब आगे बढ़ते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स हैं, जनरली ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनी भी बनाते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। इनमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? आर्की बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं, बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं, एक्टिनोमाइसिस को इंक्लूड करते हैं, माइकोप्लाज्म, रिकेट्स, स्पाइरोकीट, क्लेमाइडी और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आपने एल्गी में पढ़े होंगे और इनको हम कॉमनली कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी आप जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब आ गया इनकी सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ट्रू बैक्टीरिया, मोनेरॉन्स में से पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो मोनेरॉन्स में जनरली सभी की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, कुछ को छोड़कर, जैसे कि आर्क्यू बैक्टीरिया। आर्क्यू में ना होता है पुराना, प्रिमिटिव टाइप ऑफ, बहुत पुराने बैक्टीरिया जो हैं उनमें आपका जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी नहीं होती, और माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी बन गई मोनेरॉन में। कुछ ऐसे हैं जिनमें की पेप्टिडोग्लाइकेन होती है सेल वॉल में, कुछ में आपका पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है बल्कि स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकेन है। तो एक ग्रुप ये हो गया जिनमें की स्यूडो पेप्टोग्लाइकेन है। तीसरा ग्रुप वो हो गया जिनमें की ये है ही नहीं, यानी सेल वॉल है ही नहीं, वो आपका माइकोप्लाज्म हो गया। तो वैसे इसमें जनरली क्वेश्चन जो आता है वो आपका बैक्टीरिया से पूछा जाता है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके बाद आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल, मैंने अभी बताया इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आपका डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है, और साइटोप्लाज्म में आपका डूबा रहता है। और कहीं भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर या न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कभी कभी इस तरह के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में हम न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ना बोल के न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मतलब होता है न्यूक्लियस जैसा। तो न्यूक्लियस जैसा होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में, मोनेरॉन्स में एब्सेंट होती है। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों होती है? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो आपका प्रोकैरियोट्स में होती ही नहीं है। अगला है नेक्स्ट जो करेक्टर है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये सब एब्सेंट होते हैं। नहीं, जितने भी आप साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कह लें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अगर प्रेजेंट होता है तो वो आपका थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में या क्रोमेटोफोर के रूप में होता है, और कहीं भी क्लोरोप्लास्ट जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती। इसके बाद मोनेरॉन्स का अगला नेक्स्ट कैरेक्टर है 70S राइबोसोम इनमें मिलता है। अभी मैंने बताया था 2 तरह से आपका सेल होती हैं, एक सेल जिनमें 70S राइबोसोम मिलता है उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, इनको मोनेरॉन्स में क्लासिफाई किया जाता है। और दूसरी आपका 80S राइबोसोम वाली सेल होती है, ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होता है, यहाँ हमने देख। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, ये काफी डिटेल में हम नीचे जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एंगुलर प्रोजेक्शन रहता है, और यहीं पर जो सारे साइटोप्लाज्मिक जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो मिलते हैं। बाकी यूकैरियोटिक सेल में आप जो रेस्पिरेटरी एंजाइम देखते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हैं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, इसीलिए रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं वो एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, केमोसिंथेटिक भी होते हैं। और कुछ पैरासाइट या सेप्रोफाइट आपका मिलेंगे और वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाएंगे, अपना फूड खुद नहीं बना पाते। इसके बाद है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस मतलब होता है साइटोप्लाज्म का घूमना, ये सेल है तो साइटोप्लाज्म ऐसे मूवमेंट करता है, इसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस आपका मोनेरॉन्स में
एब्सेंट रहता है। इसके बाद रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन जनरली एसेक्सुअल मेथड से होता है, जैसे कि बडिंग है, फिशन है और फ्रेगमेंटेशन वगैरह। कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका इसमें एब्सेंट रहता है। फिर आपका माइटोसिस है, मियोसिस है, ये भी आपको इसमें नहीं मिलेगी। यानी जो सेल डिवीजन है वो आपका यूकैरियोट्स में जैसा होता है वैसा नहीं है, प्रेसाइज नहीं है, बल्कि ए माइटोसिस टाइप का आपको मिल जाएगा इसमें। माइटोसिस मियोसिस जैसी स्ट्रक्चर मतलब डिवीजन इसमें नहीं मिलता। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ये आर्की बैक्टीरिया के करेक्टर्स और उनका क्लासिफिकेशन, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मैं बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाता क्योंकि बोर हो जाता है आदमी, और इसीलिए छोटे छोटे वीडियो आपको इस चैनल पर अपलोड होते दिखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDZBCL, देव दिशा जूलॉजी बॉटनी क्लासेस।